नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। रात 8 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। ईरान इसराइल जंग के बीच सीज फायर प्रस्ताव पर ईरान ने साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। तो अब इसराइल और अमेरिका ने ईरान की यूनिवर्सिटी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, हर तरफ बमबारी करना शुरू कर दिया है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। सीज फायर प्रस्ताव की खबर के बाद हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। ये जंग कहां पहुंची ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूस यूक्रेन जंग की भी बात करेंगे, जहां से आज बहुत बड़ी खबर आई है। पर उससे भी पहले रुख 5 बड़ी खबरों का करेंगे। रूस के ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेनी हमला, अरबों डॉलर का हुआ नुकसान। ईरान की यूनिवर्सिटी पर अमेरिका इसराइल का हमला, ताकत दिखाएगा ईरान। ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इस्राएली हमला, भारी नुकसान का दावा। जंग के सीज फायर पर ईरान ने तय कर लिया फैसला, दबाव में झुकेंगे नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर प्लान पर पाकिस्तान की चुप्पी, न पुष्टि और न ही खंडन। ईरान इसराइल जंग पर दुनिया की नजर है, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का बड़ा ऑयल टर्मिनल आग की चपेट में आ गया। ब्लैक सी के किनारे नोवोरोसिस्क पोर्ट के पास स्थित शेशखा खारिज टर्मिनल पर यह हमला हुआ। रूस को करीब $1 अरब का नुकसान हुआ है। ये टर्मिनल रूस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई विदेशों तक जाती है। यूक्रेन ने ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूस की तेल कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। हालांकि स्थानीय गवर्नर ने सिर्फ ड्रोन हमले और कुछ इमारतों के नुकसान की पुष्टि की है, लेकिन टर्मिनल पर सीधे हमले की पुष्टि नहीं की। जानकारी के मुताबिक इस टर्मिनल ने हर दिन करीब 10 लाख बैरल तेल लोड होता है, जो रूस के समुद्री तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के कई पोर्ट और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर अमेरिका और इसराइल के हमलों पर ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसराइल और अमेरिका की सेनाओं ने तेहरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। अराक्ची ने इसे ईरान का MIT बताते हुए कहा कि ये हमला बेहद गंभीर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें यूनिवर्सिटी में भारी नुकसान दिख रहा है। ईरान का कहना है कि इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया था और अब ये नया हमला हुआ है। अराक्ची ने चेतावनी दी कि हमलावरों को इसका जवाब मिलेगा और उन्हें ईरान की ताकत का सामना करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अब इसराइल ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा वार किया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर बड़ा हमला किया है। यह हमला ईरान के असालुएक इलाके में हुआ, जो देश का बड़ा ऊर्जा हब माना जाता है। इस हमले में जैम और दमावंद जैसे अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल का कहना है कि ये प्लांट्स ईरान के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का करीब आधा हिस्सा संभालते हैं। इतना ही नहीं, इसराइल का यह भी दावा है कि हाल के हमलों के बाद ईरान के करीब 85% पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट ठप हो चुके हैं। इसराइल ने इसे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका बताया और कहा कि इससे ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए जो नए प्रस्ताव सामने आए हैं, उन पर ईरान ने अपनी मांगें तय कर ली हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मांगें अभी सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। सही समय आने पर ही सब कुछ बताया जाएगा। बघाई ने कह दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले अमेरिका की 15 पॉइंट वाली योजना पाकिस्तान और दूसरे देशों के जरिए भेजी गई थी, लेकिन ईरान को ये प्रस्ताव कुछ ज्यादा ही बड़े और अव्यवहारिक लगते हैं। ईरान का कहना है कि वो अपने हित और जरूरतों के हिसाब से ही फैसला करेगा। बघाई ने मध्यस्थों के जरिए बातचीत करते पर यह कहा कि ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। उनके मुताबिक किसी भी प्लान पर जल्दी प्रतिक्रिया देना या अपनी बात रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान झुक रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बातचीत शुरू हुई, ईरान ने तुरंत अपनी रणनीति और जवाब तैयार कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इन खबरों पर साफ कुछ भी कहने से मना कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच शांति का प्लान दिया है। अल जजीरा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 45 दिन के सीज फायर या 15 पॉइंट वाले प्लान को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन इन खबरों पर पाकिस्तान की तरफ से ना कोई पुष्टि होगी और ना ही उन्हें गलत बताया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि शांति के लिए बातचीत अभी जारी है और कोशिशें लगातार चल रही हैं। हूतियों ने मान लिया सीज फायर, हमले रोको, हम भी रुकेंगे। रिपोर्ट में दावा, सोमवार को रुक जाएगा ईरान इसराइल का युद्ध। कुवैत में अमेरिकी ठिकाना बुबियान बना ईरान का निशाना। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी पर जोरदार भड़का ईरान।
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों का बड़ा बयान सामने आया है। हूती नेता मोहम्मद अली अल हूती ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ सीज फायर मान लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने साफ कहा कि जब तक अमेरिका हमला नहीं करेगा तब तक हूती भी हमला नहीं करेंगे। हूती नेताओं का कहना है कि वो किसी भी मुस्लिम देशों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो रेड सी और बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद किया जा सकता है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उनका मकसद है कि रेड सी का इस्तेमाल किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सऊदी अरब शांति बनाए रखता है तो उसके बंदरगाह सुरक्षित रहेंगे, और इसराइल पर हमलों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ये उनका अपना फैसला है, किसी के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है। सोमवार को खत्म हो जाएगी ईरानी इसराइल जंग, ये दावा किया गया है रॉयटर्स की रिपोर्ट में। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्लान दिया है जो सोमवार से लागू हो सकता है। इस प्लान के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। इस योजना में 2 चरण होंगे, पहला जिसमें तुरंत सीज फायर और दूसरा जिसमें आगे चलकर एक बड़ा समझौता किया जाएगा जिससे युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान पर आज ही सभी पक्षों को सहमति देनी होगी। पहले चरण का समझौता एक मेमोरेंडम के रूप में होगा जिसे ऑनलाइन फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिका और ईरान के नेताओं से संपर्क में रहे। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत भी की। इस प्लान के अनुसार जैसे ही सीज फायर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और 15 से 20 दिनों में बड़ा समझौता तय कर लिया जाएगा। इस समझौते को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद समझौता नाम भी दिया गया है और इसकी अंतिम बैठक इस्लामाबाद में भी हो सकती है। ईरान ने अब कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन ने कुवैत के बुबियान द्वीप पर हमला किया। उनका कहना है कि इस हमले में अमेरिकी सेना के सैटेलाइट सिस्टम और हथियारों को निशाना बनाया गया। ईरान का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना पहले अरीफ जान कैंप में थी, लेकिन बार बार हमलों के बाद उन्हें वहां से हटकर बुबियान द्वीप जाना पड़ा। आपको बता दें कि बुबियान द्वीप कुवैत का सबसे बड़ा तटीय द्वीप है। वहीं कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले के बाद गिरे मलबे की वजह से रिहायशी इलाके में 6 लोग घायल भी हो गए। ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA से कहा है कि आपकी चुप्पी और धीमी कार्रवाई की वजह से हमले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसका बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अब तक 4 बार निशाना बन चुका है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो रेडिएशन लीक हो सकती है, जो लोगों और आसपास के देशों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान ने गुस्से में यह भी कहा कि सिर्फ चिंता जताने से कुछ नहीं होगा, अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है और नहीं तो हमले बढ़ते ही जाएंगे। US इसराइल हमलों में मारे गए ईरानी सेना के जनरल खेदामी। ईरान ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन पर उठाए सवाल। हॉर्मुज संकट के बीच दक्षिण कोरिया ने ढूंढा नया रास्ता। हॉर्मुज पार कर भारत की ओर आ रहा LPG टैंकर ग्रीन आशा। अमेरिका इसराइल के हमलों में ईरान ने एक और बड़े अधिकारी को खो दिया है। ईरान ने अपने सैन्य अधिकारी मेजर जनरल माजिद खेदामी की मौत की पुष्टि की है। 6 अप्रैल की सुबह अमेरिका और इसराइल के हमले में उन्हें निशाना बनाया गया। खेदामी IRGC के इंटेलिजेंस चीफ थे। खेदामी की ही टीम इसराइल, खाड़ी देशों और अमेरिका के ठिकानों पर हमलों की रणनीति बनाती थी। इतना ही नहीं, ये यूनिट इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में ईरान के नेटवर्क और सहयोगियों को भी संभालती थी। ईरान ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि ये ऑपरेशन सिर्फ पायलट को बचाने के लिए नहीं था, इसके पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। उन्होंने शक जताया कि ट्रंप के सैनिक यूरेनियम चुराना चाह रहे थे। बघाई ने कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर कई बातें साफ नहीं है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पायलट के होने की बात कही गई थी, वहां से काफी दूर अमेरिकी सेना उतरी थी, इसलिए शक और ज्यादा बढ़ रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एक सफल ऑपरेशन में अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को बहुत ही बहादुरी भरा बताया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जहां बाकी देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया ने जहाजों की आवाजाही के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया अब अपने 5 जहाज
सऊदी अरब के यनबू पोर्ट भेजने जा रहा है ताकि तेल सप्लाई का नया रास्ता तैयार किया जा सके। दक्षिण कोरिया के एक सांसद आन दो गियोल ने बताया कि ये जहाज रेड सी के रास्ते तेल सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया अपनी जरूरत का करीब 70% तेल मिडिल ईस्ट से ही लेता है और इसी वजह से अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। एलपीजी से भरा टैंकर ग्रीन आशा हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके सुरक्षित भारत की ओर आ रहा है। जापान की कंपनी मित्सुई ओएसके लाइंस ने बताया कि ये टैंकर बिना किसी दिक्कत के संवेदनशील रास्ते से निकल गया है। ग्रीन आशा भारत का जहाज है और ये इस रास्ते से गुजरने वाला तीसरा जापान से जुड़ा टैंकर है। इससे पहले भी कई जहाज इसी रास्ते से भारत के लिए गैस और तेल लेकर आ चुके हैं, जैसे BWTYR, BWELM और जगवसंत, जिनसे 92,000 टन से ज्यादा एलपीजी आ चुकी है। वहीं जग लाडकी और जग प्रकाश जैसे जहाज यूएई और ओमान से कच्चा तेल और गैसोलीन लेकर आए। इसके अलावा ग्रीन सानवी भी करीब 46,000 टन माल लेकर अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े एक बड़े मामले की जांच करने का आदेश दिया है। आरोप है कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2015 से 2025 के बीच करीब 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके उनके परिवार से जुड़े लोगों को दिए गए। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो पहले शुरुआती जांच शुरू करे और 16 हफ्तों में रिपोर्ट दे। कोर्ट का कहना है कि अभी सिर्फ जांच हो रही है, किसी को दोषी नहीं माना गया है। सीबीआई ये भी देखेगी कि ठेके सही तरीके से दिए गए हैं या नहीं, टेंडर प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं और पैसों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करे और 4 हफ्तों के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई को दे दे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।